जिससे हम प्यार करते हैं, हम चाहते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ रहे और इस चीज़ के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हैं। बट क्या आप इस हद तक जा सकते हो कि आप उसे खा जाओ ताकि वो हमेशा आपका एक हिस्सा बन के रहे? Hey curious cats, welcome back to another episode of my terror show, and today I'm gonna cover a real true crime case of, you have guessed it, Jeffrey Dahmer. It's one of the most disturbing and horrifying serial killer cases ever known to mankind. Well, recently Netflix ने भी इसके ऊपर एक सीरीज बनाई है, लेकिन उन्होंने काफी ज्यादा गोरी डिटेल्स जो हैं वो कवर नहीं की। एंड अराउंड पास्ट के 3-4 सालों के अंदर कुछ मूवीज वगैरह भी इस पर बनी हुई हैं जिन्होंने जेफरी की टीन लाइफ को दिखाया है। आफ्टर टीन लाइफ जो थी चीजें, जब एक्चुअली जो है वो मर्डर केसेस शुरू हो रहे थे, वो नहीं दिखाया, बिकॉज वी ऑल नो दिस कि अर्ली टीन के अंदर भी जेफरी यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ शिट ऑन डेड एनिमल्स एंड ऑल दैट। डिस्क्लेमर, अगर तुम लोगों को एनिमल अब्यूज, कैनिबलिज्म, सेक्सुअल हरासमेंट, रेप, मर्डर ये सब तुम लोगों को डिस्टर्ब करता है तो अभी इस वीडियो से क्लिक आउट कर जाओ, क्योंकि ये वीडियो इन चीज़ों से भरी पड़ी है एंड यू आर टू वीक टू डाइजेस्ट दिस वीडियो। जेफरी वॉज बॉर्न ऑन May 21st, 1960 इन मिलवॉकी, USA, और अब ये सिटी जो है वो ज़्यादातर जाना ही जेफरी के नाम से जाता है। जेफरी का चाइल्डहुड अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ सोर्सेज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, जहाँ पर उसके पेरेंट्स अवेलेबल ही नहीं थे उसकी प्रॉपर केयर करने के लिए, और वो प्रॉपर जो था ना वो इग्नोर हो रहा था अपने दोनों पेरेंट्स की तरफ से। दो रीजंस थी। नंबर 1, जॉयस जेफरी की मदर जो थी वो एक प्रॉपर ड्रग यूजर थी। इवन तो कि जब वो जेफरी के साथ प्रेग्नेंट थी तब भी वो ट्रैंकुलाइजर्स, मॉर्फी यूज करने से बाज नहीं आती थी, एंटी डिप्रेसेंट्स बहुत ज़्यादा लेती थी। एंड जेफरी के फादर वो अवेलेबल ही नहीं होते थे अपने दोनों बच्चों के लिए, क्योंकि अपनी केमिस्ट की पढ़ाई के लिए वो घर पर अवेलेबल ही नहीं होता था, ज्यादातर वो यूनिवर्सिटी में ही अपना टाइम गुजार। पीछे रह जाती है जॉयस, जिसके पास उसके दोनों बच्चे थे। जेफरी का बिल्कुल एक भाई भी था, वो दोनों का प्रॉपरली ख्याल नहीं रखती थी, मतलब इग्नोर ही थे वो दोनों। यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि जब जेफरी 4 साल का था तो उसका डबल हर्निया का एक ऑपरेशन होता है, और इस ऑपरेशन के बाद जेफरी का बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है। इवन तो कि उसके टीचर्स जो रिजल्ट कार्ड के ऊपर लिखती थी उन्होंने भी ये लिखना शुरू कर दिया कि अब ये ज़्यादा हैप्पी नहीं होता, क्लास में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता, चुप चुप ही रहता है और ज़्यादा लोगों से बात वगैरह भी नहीं करता। इसके फ्रेंड्स वगैरह भी नहीं थे ज़्यादा। अकॉर्डिंग टू जेफरीज फ्रेंड्स, बिल्कुल मेरे और तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं है, लेकिन देख लो फिर भी जेफरी के फ्रेंड्स थे। वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस कैट था शुरू से ही। उसे ना एनाटमी का बहुत ज़्यादा शौक था कि इस चीज़ की एनाटमी कैसी होगी, उस चीज़ की एनाटमी कैसी होगी, और इसी के चलते हुए ना वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स को बहुत ज़्यादा कलेक्ट करता था, जिसके अंदर बटरफ्लाइज, बग्स वगैरह आते हैं। अब अपने बेटे की इस हॉबी को माइंड में रखते हुए कि वो इंसेक्ट्स वगैरह कलेक्ट करते हैं, ने उसे ये सिखाना शुरू किया कि वो कैसे इन डेड बॉडीज़ को प्रिजर्व कर सकते हैं। नाउ कीप दिस थिंग इन माइंड कि यहाँ से अब जेफरी जो है ना वो बड़ी डेड बॉडीज़ को कलेक्ट करने पर जाएगा, जिसके अंदर रोड किल्स वगैरह ज़्यादा आते हैं। बिकॉज वी ऑल नो कि किसी भी बुरी चीज़ की शुरुआत जो है वो हमेशा बेबी स्टेप से ही शुरू होती है। जेफरी तकरीबन 10 साल का हुआ ना तो उसने रोड किल्स वगैरह कलेक्ट करने लगी है, और उन पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उनकी एनाटमी जानने के लिए वो उन जानवरों को अपने घर ले आता था और उनको रखता था टूल शेड के अंदर। टूल शेड होता है ना, ये घर के लिविंग एरिया के बाहर एक छोटी सी हट बनाई होती है जहाँ पर मेंटेनेंस के टूल्स वगैरह, इस तरह के इक्विपमेंट्स पड़े होते हैं, चाहे वो गाड़ियों को ठीक करने वाले हों या घर की मेंटेनेंस के हों। हम लोग ना यहाँ पर एक 10 साल के बच्चे की बात कर रहे हैं। अब जब वो ये जानवर वगैरह घर अपने ले आता था ना तो वो इसी टूल शेड के अंदर उन पर एक्सपेरिमेंट वगैरह करता था, बिकॉज कि यहाँ पर उसके पास ऑलरेडी सारे टूल्स अवेलेबल थे। यहाँ पर वो इन सारे एनिमल्स को डाइसेक्ट करता था, उनकी एनाटमी वगैरह पढ़ता था, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग दिस रॉन्ग, को मतलब प्रॉपरली पढ़ता था और देखता था कि किस जानवर के अंदर के ऑर्गन्स किस तरह के हैं। इसी के दौरान जो है ना वो जानवरों का सर काट कर अलहदा करके दूसरी डेड बॉडीज़ पे भी लगाता था। डिफरेंट एनिमल्स की डेड बॉडीज़ को आपस में कंपेयर भी करता था कि इनके अंदर ऑर्गन्स वगैरह किस तरह के हैं, और इसी के चलते हुए वो डिफरेंट एनिमल्स के ऑर्गन्स आपस में शिफ्ट भी कर देता था। फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर। जेफरी तो एक प्रॉपर डोरा द एक्सप्लोरर बना हुआ है। इस पूरे सिनेरियो में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे बॉदर की है ना वो ये है कि जब एक 10 साल का बच्चा एनिमल्स को डाइसेक्ट कर रहा है और उन पे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये कोई 10-15 मिनट का काम तो है नहीं, उसको यहाँ पर घंटों लगते होंगे। तो जब वो स्कूल से वापस आ जाता था और इतना टाइम टूल शेड के अंदर लगाता था, तो उसकी माँ ने कभी ये नहीं देखा कि यार मेरा बेटा कहाँ है, क्या कर रहा है, मतलब कि अब ये वीडियो बनाते हुए ना 10 दफ़ा मेरी मम्मा ने आके मुझे चेक कर लिया कि मेरी बेटी क्या कर रही है, एंड शी नोज़ कि आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, लेकिन स्टिल वो मुझ पर चेक ऑन कर रही है कि मैं क्या कर रही हूँ। और जेफरी की माँ जो है वो उधर बस लगी हुई है। अब ये जो डिटेल्स है ना ये थोड़ी सी यहाँ पर जो है ना वो गोरी डिटेल्स होने वाली हैं, क्योंकि ये जो एनिमल्स वगैरह थे ना जेफरी के पास, उसने इनके ऊपर हर तरह का एक्सपेरिमेंट किया हुआ था। एक कलेक्शन सा उसने बनाया हुआ था जिसके अंदर एक डॉग का हेड उसने कैट की बॉडी के साथ अटैच किया हुआ है, एक कैट की टेल को उसने किसी और एनिमल के साथ अटैच किया हुआ है, ऑल काइंड्स ऑफ शिट अच्छा, ये वाली जो स्टोरी है ना ये जेफरी ने खुद अपने इंटरव्यूज़ में बताई है कि अभी इसी स्टेज के अंदर ना उसने एक
रोड किल को कलेक्ट किया, जो कि एक डॉगी था। उसका सर बॉडी से अलहदा किया और इसके बाद उसने पूरा उसको डाइसेक्ट करके उसके सारे ऑर्गन्स वगैरह अंदर से निकाल कर ऑर्गन्स को भी डाइसेक्ट किया और फिर पूरे उसकी इंटेस्टाइन्स वगैरह मसल्स वगैरह को रिमूव कर कर दोबारा सारे ऑर्गन्स अंदर डाले और उसके सेपरेट डॉगी के हेड को और डॉगी की बॉडी को उसने एक दरख्त के साथ कीलों के साथ ना वहाँ पर एज आ क्या कहूँ ट्रॉफी लगा दिया। कहाँ हो तुम जॉयस, कहाँ हो? एक दिन जेफरी का बाप लायनल घर आया हुआ था और वो लोग डिनर में चिकन खा रहे थे। तो चिकन खाते हुए जेफरी ने अपने बाप से पूछा कि क्या होगा अगर मैं चिकन की हड्डियों को ब्लीच में डाल दूँ तो, क्योंकि वो खुद एक केमिस्ट था। ये सोचकर कि वाह मेरा बेटा जो है वो किस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहा है, उसको पूरा प्रोसेस सिखाया कि किस तरीके से बोन्स को ब्लीच किया जा सकता है और किस तरह बोन्स से मीट को सेपरेट किया जा सकता है। अब लिटरली यहाँ पर उस बेचारे बाप को बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं क्या सिखा रहा हूँ, किसको सिखा रहा हूँ। अंकल जी आपने बहुत गलत डिसीजन लिया है जेफरी को ये सारा कुछ सिखा। फ्यूचर में आपका बेटा आपकी इस इन्फॉर्मेशन का अच्छा यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला। अच्छा, कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि मैं ये जो क्रिमिनल स्टोरी है ना एज अ डॉक्यूमेंट्री इसको कवर कर रही हूँ। अगर मैं इसको पूरी सुनाने लग जाऊँ ना तो इसमें अराउंड 3 से 4 घंटे मुझे फिर भी लग जाएंगे स्क्वीज़ करके छोटे करने में चीज़ें। लेकिन फिर भी जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जो पूरी टाइमलाइन के साथ मुझे आपको गाइड करने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मुझे बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ मुझे कोई बैश वगैरह ना देना। सो जब जेफरी एक टीनेजर हुआ तो उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया। नाउ यू कैन गेस कि अब जिस बच्चे का चाइल्डहुड इतना ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो गया, उसके फादर और मदर दोनों उसकी तरफ ध्यान ही ना देते हों और उसके ट्विस्टेड थॉट्स दिमाग में आते हों। बिकॉज वी ऑल नो कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे ऐसे होते हैं कि जब उनके घर में कोई इशू चल रहा होता है ना, तो वो जो उनके अंदर एक एंगर होता है कि एक जो उनके अंदर एग्जॉशन भरी पड़ी होती है ना, वो उसको निकालने के लिए कोई ना कोई तरीका ज़रूर ढूंढते हैं। इसमें ज़्यादातर केसेस वो होते हैं जो बच्चे दूसरे बच्चों को बुली कर रहे होते हैं। ये जो न्यूज़ थी ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा प्लेजेंट न्यूज़ तो जेफरी के लिए बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ पर अराउंड 18 ईयर्स का था और इसी टाइम के अंदर उसे इस चीज़ का आइडिया हुआ अपने बारे में कि उसे फीमेल्स में इंटरेस्ट नहीं है, उसे मेल्स में इंटरेस्ट है, स्पेशली उससे यंग मेल्स में इंटरेस्ट है। तो जेफरी के पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद जेफरी की कस्टडी जो है वो जेफरी की माँ जॉयस को मिल जाती है और जॉयस को डिवोर्स के बाद लायनल की तरफ से जो घर एज अ डिवोर्स सेटलमेंट मिला होता है, उस घर में जेफरी को छोड़कर अकेली खुद अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने की तरफ चली जाती है। टोल्ड यू बिफोर कि जेफरी 2 भाई थे, ठीक है, तो दूसरे भाई की कस्टडी जेफरी के बाप के पास ही थी अभी भी। अब लायनल जेफरी के फादर को इस चीज़ का नहीं पता था कि जॉयस उस घर में रह नहीं रही और अकेला जेफरी जो कि एक टीनेजर है वो अकेला उस घर में रह रहा है। अब ये जो घर था ना, ये एक ऐसी जगह पर था जहाँ पर माउंटेन्स वगैरह थी, जहाँ पर हिच हाइकिंग वगैरह हो। सो दूर दूर तक कोई रहता भी नहीं था, सुनसान एरिया था, ज़्यादा लोगों का आना जाना यहाँ पर नहीं था एंड इट्स अ परफेक्ट रेसिपी फॉर अ डिजास्टर। ये औरत क्या चीज़ है यार, मतलब इतना ज़्यादा अगर आप किसी भी इंसान को इग्नोर करोगे ना कुछ ना कुछ तो बुरा होना ही है। और अगर आपका एक टीनेजर बच्चा ना, तो टीनेज एक ऐसी एज होती है, ऑब्वियसली मैं भी टीनेज लाइफ से गुजर कर आई हूँ, कि यहाँ पर ना इंसान का दिमाग किसी और ही ख्यालों में रहता है। हमें लग रहा होता है कि हमसे ज़्यादा बेस्ट कोई नहीं है, हमसे ज़्यादा परफेक्ट कोई नहीं है। भी ट्रॉमाज है ना, उनसे हमारे ऊपर जो भी बोझ होता है ना, हम उनको गलत चीज़ों के ऊपर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं और हमें कोई अक्ल नहीं होती। तो यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हमें अच्छी गाइडेंस मिले, जिसकी वजह से हमारी आगे की जो यंग 20s हैं हमारे, वो ख़राब ना हो। अगेन डिस्क्लेमर देने लगी हूँ मैं कि अगर यू आर वीक एंड स्क्वीमिश अबाउट मर्डर्स एंड ऑल दोज थिंग्स तो प्लीज़ अभी से क्लिक आउट कर जाओ, क्योंकि अब जो है ना वो असल डिजास्टर्स स्टोरी शुरू होने वाली है। सो अब इस घर के आसपास जो है वो काफ़ी ज़्यादा हिच हाइकर्स आते रहते थे और एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो जेफरी डिफरेंट लोगों को अपने घर भी लेकर आता था, यू नो, टू जस्ट चिल, हैव सम ड्रिंक्स और समझ जाओ। तो एक दफ़ा एक पर्सन आया यहाँ पर और उन लोगों ने चिल वगैरह किया। कुछ भी अभी तक कुछ भी फिजिकल नहीं हुआ, लेकिन वो पर्सन जो था ना वो अब जाना चाह रहा था। तो जेफरी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि वो बिना उसके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किए क्यों घर जाना चाह रहा। तो जेफरी ने एक डंबल उठाया और डंबल उठाकर उसके सर पर मारा। ओके, अभी ये बंदा जो था ना वो जिंदा था एंड कीप दिस थिंग इन माइंड कि मैं किसी भी विक्टिम का जो है वो यहाँ पर नाम नहीं लूँगी, क्योंकि जो विक्टिम की फैमिलीज़ हैं वो कोई भी डॉक्यूमेंट्री हो या कोई भी बुक हो जहाँ पर उनका फैमिली मेम्बर जो कि एक विक्टिम था उसका नाम मेंशन हो, उसको सू कर देती हैं। तो मैं नाम किसी का मेंशन नहीं करूँगी, मैं यहाँ पर नीचे लिस्ट मेंशन कर दूँगी जहाँ पर जाकर आप विक्टिम के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो देख सकते हो, लेकिन आपको बिना नाम लिए भी आइडिया हो जाएगा कि मैं किस पर्सन की बात कर रही हूँ। तो डंबल मारा इतनी ज़ोर से कि वो नीचे ज़मीन पर गिर गया और फिर उसका गला तब तक दबाया जब तक वो प्रॉपरली मर नहीं गया। अब जब उसकी डेथ हो गई तो देन जेफरी ने उसको अनड्रेस किया एंड यू नो
यू कैन हैव अ रफ आइडिया कि उसने बाद में इसके साथ क्या किया। नाउ जब जेफरी अब इस इमोशनल राइड से नीचे उतर आया तो उसके पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी, जो कि था कि इस डेड बॉडी से अब जान कैसे छुड़वाई जाए। डिंग डिंग, याद है वो प्रोसेस जो जेफरी के फादर केमिस्ट लियोनल ने उसको सिखाया था। अब उसने क्या किया कि इस डेड बॉडी को पकड़ा, उसे काटना शुरू किया और स्लोली जो मीट था उसको बोन्स से अलग कर दिया। अब मीट को उसने एसिड के जार्स में डाल के रखा जो कि डिजोल्व हो गया प्रॉपर्ली। अब पीछे रह गई बोन्स को भी उसने ब्लीच में डालकर रखा जब तक कि प्रॉपर्ली जो भी ऑयल्स, जो भी मीट, जो भी प्रोटीन बोन्स के साथ लगा हुआ था वो प्रॉपर्ली ख़त्म ना हो जाए। बिकॉज यू नो कि जो एसिड होता है, काफ़ी ज़्यादा एसिड्स होते हैं जिसके अंदर कुछ एसिड्स की टाइप ऐसी होती हैं जो स्पेसिफिकली जो है ना वो मीट को, प्रोटीन को ख़त्म कर देते हैं, खा देते हैं। यहाँ पर एक और केस मेरे माइंड में, एक किलर था वो भी, और उसने बहुत ज़्यादा डेड बॉडीज़ को ना एसिड के ट्रंक्स में डाल कर रखा हुआ। 2 है यहाँ पर, एक पाकिस्तानी था और एक मुझे याद नहीं है किस ओरिजिन का था। तो उसने क्या किया कि ड्रम्स के अंदर डेड बॉडीज को डाला और जब वो रिकवर हुई ना तो पता चला कि वो अब एसिड नहीं था, वो एक ब्लैक कलर की गू बन गई थी और उस गू को वो अपने घर के बैकयार्ड में दफना देता था ताकि किसी को पता न चले। डीएनए के थ्रू जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को पता लगाया जा सकता है। काफ़ी दिनों के बाद ये बोन्स उस ब्लीच के सोल्यूशन में पड़ी रही तो उसने उन बोन्स को निकाला, उनको ड्राई किया और उनका पाउडर बनाकर उसी घर के आसपास जो है वो इन सारी बोन्स को स्कैटर कर दिया। ओके, यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक फैक्ट है कि ये जो पहला मर्डर था ना जेफरी का, ये सिर्फ अकेला मर्डर ही था जहां पर उसने डेड बॉडी को टॉर्मेंट किया किया डेड बॉडी के साथ। लेकिन अभी तक जो हमारा जेफरी है ना वो एक कैनिबलिस्ट नहीं बना। सो ये फर्स्ट मर्डर था, कैनिबलिस्ट नहीं बना अभी तक। अभी आगे मर्डर्स के अकॉर्डिंग जो है ना वो चीज़ें पता चलेंगी। अब कुछ ही देर के बाद लायनल को इस बात का पता चला कि जेफरी उस घर में अकेला रह रहा है, तो उसने जेफरी को अपने पास बुलाया और ज़बरदस्ती उसका एडमिशन एक यूनिवर्सिटी में करवा दिया। यूनिवर्सिटी को अटेंड करने के बाद ऑब्वियसली जेफरी के अंदर जो है वो ज़्यादा सोशल स्किल्स आ गए, वो ज़्यादा स्मार्ट हो गया। जेफरी यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था, उसके ग्रेड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ रहे थे, जो कि लिटरली एक माइंड ब्लोइंग चीज़ तो है। इसी के साथ साथ जो है वो जेफरी के फादर ने उसका आर्मी के अंदर भी जो है वो एक एडमिशन करवा। फिर जेफरी को एज अ कॉम्बैट मेडिक जर्मनी में प्लेस किया गया और वहाँ से उसको थोड़ी देर बाद निकाल दिया गया बिकॉज यू नो कि वो सोल्जर्स के साथ भी काफ़ी ज़्यादा हरेसमेंट वगैरह कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही थी, तो आर्मी वालों ने भी उसको काटा हटाया। आर्मी से निकाल दिए जाने के बाद जेफरी बिल्कुल भी अपने फादर के पास वापस नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि अब वो फ्लोरिडा मूव हो जाए। ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा डिसीजन था क्योंकि लाइफ में फर्स्ट टाइम जेफरी को सर्वाइव करने के लिए जॉब्स वगैरह भी करनी पड़नी थी। फ्लोरिडा वो शिफ्ट हो गया, वहाँ पे उसने काफ़ी ज़्यादा जॉब्स की और हर जॉब से उसको निकाला ही जा रहा था उसकी पुअर परफॉर्मेंस एंड पुअर बिहेवियर की वजह से। कीप दिस थिंग इन माइंड कि वो हर जगह पर जाकर लोगों को हरेस ही कर रहा है। हर जगह से रिजेक्शन के बाद, फायर होने के बाद, मतलब इतना ज़्यादा जलील होने के बाद जो है वो फाइनली जेफरी अपने फादर को बता देता है कि उसे आर्मी से कब का निकाल दिया गया। अब जाहिर सी बात है एक बेटा जो कि ड्रंक भी हो, यूजलेस भी हो और इस तरह की उसकी हरकतें भी हों, बाप तंग तो ऑब्वियसली आ ही जाएगा। तो उसने ये कहा कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ लेकिन तुम मेरे साथ मेरे घर में नहीं रह सकते। उसकी रीज़न ये थी कि जेफरी के बाप ने दूसरी शादी कर ली हुई थी और जो जेफरी का दूसरा बेटा था वो भी उनके साथ रह रहा था। तो उसने ये कहा कि तुम अपनी दादी की तरफ चले जाओ। अब जो जेफरी की दादी थी ना वो एक ऐसा फिगर थी जेफरी की लाइफ में जिससे मतलब उसको अनलिमिटेड जो था ना वो प्यार मिला था। मतलब ये एक वाहिद ऐसा फिगर था जेफरी की लाइफ में जो एक्चुअली उसको अफेक्शन दिखाता था, केयर करता था, प्यार करता था। अब यू माइट थिंक कि इतनी ज़्यादा डिटेल्स जो हैं वो कहाँ से आ रही हैं। वेल, जब जेफरी अरेस्ट हुआ ना तो उसने इन सारे मर्डर्स का कन्फेशन किया और उसने हर एक मर्डर के बारे में डिटेल्स से बताया, जिसकी वजह से हमें प्रॉपर्ली इस चीज़ का आज पता चलता है कि कितने विक्टिम्स थे, वो लोग कौन थे और किस तरह से उसने मर्डर के बाद जो है वो उनकी डेड बॉडीज़ को टॉर्मेंट किया। सो अब अगर मैं इस पूरे क्राइम केस को एक वीडियो में फिट करने की कोशिश करूंगी तो ये नियरली इम्पॉसिबल जो है वो एक चीज़ होगी, इसलिए मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने लगी हूँ। ये फर्स्ट पार्ट था और अब सेकेंड पार्ट जो है वो आएगा, मैं यहाँ पर भी कहीं डाल दूंगी। सो मेक श्योर कि पूरा केस जानने के लिए जो है ना वो आप दोनों वीडियोस देखो ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ सके। पार्ट 1 जो है वो मैं यहाँ पर अभी खत्म कर रही हूँ एंड जस्ट मेक श्योर कि आप मेरा बाकी जो टेरर शो है उसके एपिसोड भी जरूर देखो बिकॉज लिटरली आई पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन माई एपिसोड। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, मैंने लिटरली जो है ना वो ये सारे जो है वो मैंने नोट्स बना के रखे हुए हैं। ये ठीक है, ये सारे जो है ना वो भी जेफरी के ऊपर ये सारे मेरे नोट्स हैं और अभी ये सिर्फ एपिसोड 1 हुआ है। तो इट मीन अ लॉट टू मी इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो तो यहाँ मेरी प्यारी सी जो है वो बूथी शरीफ आ रही होगी। आप लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी पॉजिटिव, स्प्रेड पॉजिटिव वाइब्स, नेगेटिव लोगों से दूर रहें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिफोर यू डिसाइड थिंक ट्वाइस। बाय।